नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डिजिटल भुगतान में भारत की ऐतिहासिक क्रांति, यूपीआई के शानदार 10 साल पूरे। 10 साल में 13,000 गुने की छलांग, पीएम मोदी ने भी किया सलाम। मॉस्को पहुंचे एस जयशंकर, तो डोभाल पहुंचे चीन। पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। चीन के उपराष्ट्रपति हांग जिंग से डोभाल ने की मुलाकात, सीमा शांति पर हुई बात। जाति जनगणना पर खड़गे राहुल गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी, राष्ट्रीय जातिगत जनगणना की मांग। चिट्ठी में कहा, इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं, बिहार तेलंगाना जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अयोग्यता मामले में देरी पर मांगा जवाब। पटना में छात्रों का जबरदस्त हंगामा, 15 सूत्री मांगों को लेकर सीएम आवास के घेराव की कोशिश, तोड़ी गई बैरिकेडिंग, पुलिस के साथ हुई झड़प। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात डिजिटल भुगतान में भारत की ऐतिहासिक क्रांति की। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बदलने वाला यूपीआई आज 10 साल का हो गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई अब देश में रोजमर्रा के भुगतान का अहम हिस्सा बन चुका है। छोटी दुकान पर कुछ रुपए का पेमेंट हो या लाखों रुपए का कारोबारी लेन देन, यूपीआई ने पैसे भेजने और लेने का तरीका काफी आसान बना दिया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर यूपीआई की उपलब्धियों को याद किया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2016 से 17 में यूपीआई के जरिए सिर्फ 1.78 करोड़ लेन देन हुए थे। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ से ज्यादा हो गया, यानी करीब 13,000 गुना की बढ़ोतरी हुई। लेन देन की कुल रकम में भी बड़ी वृद्धि देखी गई। 10 साल में लेन देन की वैल्यू 4,000 गुना से ज्यादा बढ़ी है। साथ ही यूपीआई अब से भारत तक सीमित नहीं है, ये यूएई, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव समेत 11 देशों में भी संचालित हो रहा है। सर, जब इसे लॉन्च किया गया था तो काफी सारे सवाल खड़े हुए थे कि डिजिटल पेमेंट तो पॉसिबल ही नहीं, और आज सक्सेसफुली 10 साल पूरे हो गए। देखिए, वो कहते हैं हाथी चले बाजार, डस 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 भौंके हजार। ये भारत के इतिहास का ये बहुत ही स्वर्णिम पन्ना है, और प्रधानमंत्री मोदी इस सिर्फ यूपीआई की वजह से, जब तक ये देश है तब तक प्रधानमंत्री मोदी याद किए जाएंगे। हम लोगों ने जो समाज ह्यूमैनिटी के विकास का जो रास्ता है, जो सीढ़ी है, इस यूपीआई के जरिए, इस डिजिटलाइजेशन के जरिए एक ही बार में कई सारे पायदान जो है हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। इस बात को समझिए। आपने तमाम आंकड़े बताए। दुनिया में जितने भी वो इंटरनेट ट्रांजैक्शन होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, वो भारत नंबर 1 तो है ही। जितना बाकी देश में होता है उतना अकेला भारत में होता है। ये कहानी ये है। डेवलप्ड कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, वो एग्जाम्पल की तरह बताते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने क्या कहा कि ये तो अनइमेजिनेबल है, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उनकी जिद की वजह से हुआ। अट्टहास कर रहे थे ये कांग्रेसी, मजाक बना रहे थे कि प्रधानमंत्री को क्या आता है, ये क्या बेवकूफी आप लोग कर रहे हो कि भाई आपके मुताबिक वहां सब्जी वाली बैठी होगी किसी दूर गांव के अंदर, इंटरनेट कैसे होगा, उसको फोन कहां से आएगा, चलाएगा कैसे, उसको ट्रेनिंग कौन देगा, और यू थिंक कि वहां ट्रांजैक्शन ऐसा हो जाएगा। घर में जितनी भी कालिक है ना, चिदम्बरम साहब, अपने चेहरे पे पोत लो। आप मजाक उड़ा रहे थे और ये हकीकत में तब्दील हो गया। ये जो पूरी कहानी है यूपीआई की, वो पूरी दुनिया के लिए एक
आंख खोलने वाला एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। जी, अब बात भारत की कूटनीति की। इस वक्त पश्चिमी देशों और इस्लामिक नाटो की सांसें फूली हुई है। टकटकी लगाकर वो देख रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हो रही है और दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल बीजिंग में हैं। उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ होनी है। एक ही वक्त पर एस जयशंकर और एनएसए डोभाल की ये मीटिंग दुनिया के लिए पहली बन गई है। अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान जिंग से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की है। सर, रूस में जयशंकर और बीजिंग में अजीत डोभाल, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आप तारीख याद रखिए, 12 सितंबर ब्रिक्स की बैठक होने वाली है दिल्ली में। उसी के लिए यह तैयारी चल रही है। पुतिन साहब आ रहे हैं और शी जिनपिंग, अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं की है, वो भी दिल्ली आने वाले हैं। और इस मीटिंग की ऊपर सबसे ज्यादा किसी की नजर बनी हुई होगी तो वो है अमेरिका। और इसलिए सर्जेई गोर जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, कभी कश्मीर जा रहे हैं, कभी तारीफ कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत, आप ये समझिए कि दुनिया के 4 बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं, वो शैडो बॉक्सिंग चल रहा है इस वक्त। क्या घोषणा की जाएगी दिल्ली के अंदर, उसी की तैयारी चल रही है। रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये जो इन लोगों ने जो ब्रिक्स बनाया है, ये दरअसल इसे अमेरिका में खास करके डीप स्टेट वालों ने ये एंटी अमेरिकन लॉबी की तरह इसे ट्रीट करना शुरू कर दिया है। अब सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 शानदार डिप्लोमेट्स जो इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हैं, दोनों ही, एक पुतिन के यहाँ हैं और दूसरे जो है वो शी जिनपिंग के पास है, तो आपको मैंने कहा कि 12 तारीख के से जो शुरू होने वाला है ब्रिक्स समिट, उसमें ऐसी ऐसी घोषणाएं की जाएगी, उससे भारत की साख पूरी दुनिया में, भारत का परचम पूरी दुनिया में बहुत बुलंदी से फहराने वाला है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में दोनों नेताओं ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति का विवरण दर्ज करने के लिए खुले प्रश्न का प्रारूप रखा है, जो भ्रामक है। राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा है कि जनगणना में जातियों को दर्ज करने के लिए उनकी एक सूची होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को वर्तमान प्रश्नावली को हटा देना चाहिए और राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह मशवरा करने के बाद नई प्रश्नावली बनानी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि जनगणना के मौजूदा तरीके से गलत डेटा मिल सकता है। पार्टी नेताओं ने मौजूदा सवालनामे को गुमराह करने वाला बताते हुए उसे वापस लेने की मांग भी की है। सर, आखिर ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? देखिए, राहुल गांधी वो मंकी पॉलिटिक्स करते हैं, उनको कोई चीज से समझ में नहीं आता है उनको, और पता नहीं कौन उनकी ट्रेनिंग देता है। कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ जो है बेसिक सोशियोलॉजी का ज्ञान जो है उन्होंने उसको तिलांजलि दे दी है। अब पहले क्या था कि जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना करवाना है। सरकार ने कहा ठीक है, जाति जनगणना करवाने में क्या दिक्कत है, करवा देते हैं। अब जब ये जाति जनगणना शुरू हो गई तो सारा क्रेडिट तो मोदी लेकर के जाएंगे। अब आप उसमें प्रश्न खड़े कर रहे हो कि कैसे किया जाए। अरे भाई, जो एक्सपर्ट है उनको ऊपर छोड़ दो ना, आप एक्सपर्ट हो, आप एक्सपर्ट हो। अब वो कह रहे हैं कि भाई वो जो है लोगों से जाति लिखवाई जा रही है, तो कैसे लिखवाया जाए? तो उनको ये कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास जो है वो नेट के ऊपर वो जातियों का जो है विवरण होना चाहिए। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सो तेलंगाना में जैसे हुआ और जो बिहार में हुआ, वैसा ही सिस्टम होना चाहिए। ये चिट्ठी में उन्होंने लिखा। भाई क्यों होना चाहिए? अब बिहार में जाति जनगणना अगर आप करते हैं तो बिहार में सबको मालूम है कि कौन कौन सी जाति क्या है, नहीं है, किधर क्या है। लेकिन जैसे ही आप 2 राज्यों में जाते हैं, 3 राज्यों में जाते हैं, पूरे देश भर में जाते हैं, तो वहां ओबीसी कौन है, ओबीसी कौन नहीं है, कौन किस लिस्ट में है, किसकी क्या जाति है और कौन कौन सी जाति कहां है, ये पता नहीं चलता। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कास्ट के बारे में जानते हैं कि कास्ट इज ए लोकल फेनोमेना। कास्ट जो है एक लोकल, स्थानीय
चीज है। भूमियार केरल में नहीं पाए जाते, नायर बिहार में नहीं पाए जाते, कम्मा और रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पाए जाते हैं, पंजाब में नहीं पाए जाते। मल्होत्रा जो है वो इधर पाए जाते हैं, तमिलनाडु में नहीं पाए जाते। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। आपको समाज का कोई ज्ञान नहीं है, आप उसको रोल डाउन आपको चाहिए, ऑप्शन चाहिए। भाई सारे लोग लिखेंगे, उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा। अब ओबीसी की लिस्ट जो है वो आप चाहिए, भाई ओबीसी बिहार में बनिया ओबीसी में है, दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, ओबीसी में, वहां ये अपर कास्ट में आते हैं। कैसे क्या करेंगे? मैंने कुछ आप चिट्ठी लिख दिए, ठीक है, आप ऐसी मूर्खता करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो है दिमाग का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है। इन सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत अयोग्यता की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन याचिकाओं पर पहले ही संज्ञान ले चुके हैं और सभी 20 सांसदों को नोटिस भेज चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका जवाब मांगा है। सर, क्या ये बागी जो 20 सांसद है उन पर सांसदी की तलवार लटक रही है? कुछ नहीं लटक रहा, ये डेमोक्रेसी है और कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि वो उसकी सांसदी जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, ये कोई चुनाव का मसला नहीं है, ये तो चॉइस का मसला है और ये फैसला करने का अधिकार स्पीकर साहब को है। सुप्रीम कोर्ट में तो आप जाकर के उसके न्यूएंसेस को आप जिक्र कर सकते हैं। नोटिस दे दिया गया है, जवाब दे दिया जाएगा, मामला खत्म, मामला खत्म। ये बेकार की चीजें हैं। लोग गए सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी को, नहीं 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 नहीं, इनकी जो है सांसदी जो है, भाई सांसदी आपके पास कोई नहीं रहना चाहता, आप जबरदस्ती उसको पार्टी में रखना चाहते हो? यह संविधान में कहां लिखा हुआ है? दल बदल कानून का मतलब ये नहीं कि चुने हुए जो हमारे सांसद हैं या फिर विधायक हैं वो किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, कोई पार्टी अध्यक्ष उसके गुलाम बन गए हैं। ये अगर आप देखें कि भाई एक दो हो तब तो बात समझ में आता है। आपकी पूरी की पूरी ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है, एक दो लोगों को छोड़ करके जो इधर उधर भी अभी भी जा सकते हैं, सारे के सारे लोग अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने कमियों को, अपनी गलतियों को ना देखकर आप चल पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ना ही वो संविधान संगत है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शनकारी छात्र 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की ओर से परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल 15 सूत्री मांगों को लेकर छात्र पिछले कुछ दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र आज पटना की सड़कों पर उतर आए। सीएम के आवास का घेराव करने की कोशिश की गई। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पुलिस की टीम ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने लाठी डंडे भी बरसाए। जमकर बवाल आज प्रदर्शन के दौरान देखा गया। सर, क्या रांची के बाद ये जो पटना का छात्र प्रोटेस्ट है वो बड़ा होता जा रहा है? देखिए, हर जगह होगा ये। उसको कहते हैं ना कि कोई आदमखोर वो एक बार जो है मानव मांस का जो है वो सेवन कर लेता है तो खून लग जाता है उसको। यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरीके से इन कॉकरोचों के सामने जो है घुटने टेकी, आपने इस्तीफा दिलवा दिया, अब वहां भी मांग रहे हैं मिथिलेश जी का जो है इस्तीफा हो जाए, है ना? वो सबका इस्तीफा हर जगह मांगा जाएगा। जनता को अपने साथ जो है, अब देखिए क्या है कि कुछ सरकार की भी गलतियां हैं। आपने आओ न देखा ताओ, लोगों ने कहा कि भाई हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, धरना प्रदर्शन करेंगे, 32,000 के आसपास का जो है आपने ऐलान कर दिया। अच्छा, ऐलान कर दिया तो फिर ऐलान किया तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लोग जो है पूछ रहे हैं कि भाई इसमें विलंब क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें आपने फिर से उसमें पीटी और जो है वो मेंस जो है आपने डाल दिया। पहले एक बार होता था, फिर आपने नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। जब आपको चीज़ों को ठंडा रखना है तो इस तरह की कलाबाजी करने की क्या आवश्यकता थी? आप एक तो माहौल इस देश का जो है ऐसा हो गया है कि लोगों को लगता है कि 100 लोग जो है इकट्ठा हो जाएं, 1000 लोग इकट्ठा हो जाएं, सरकार जो है घुटने टेक देगी।
इस माहौल को बदलने की आवश्यकता है, ये सरकार का दायित्व है। कल सारे जो है पॉकेटमार जो है आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई हम लोगों को जो है फ्री किया जाए, हम लोग पॉकेटमारी करेंगे, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसलिए जो है ये ऐसे थोड़ी चलेगा। तो एक तो उस माहौल को बदलने की आवश्यकता है और ये नीजर्क तरीके से सरकार अगर तुरंत जो है बहाली स्टार्ट कर दे रही है, ये मूर्खता का काम। आपने नेगेटिव मार्किंग क्यों करवाया? क्यों सारी चीजों में विलंब हो रहा है? आपने एक किया, लोग पूछ रहे हैं कि भाई म्यूजिक टीचर का बहाली क्यों नहीं हुआ, लाइब्रेरियन का बहाली क्यों नहीं हुआ, ये फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स का बहाली क्यों नहीं हुआ? तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। सबसे पहली बात यह है कि सरकारों को, चीफ मिनिस्टर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ करके ये सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपने ये एनएसयूआई वाले कर रहे हैं तो बेंगलोर के अंदर एबीपी वाले चढ़ गए। ये क्या यही करना है? देश में यही सब होना है कि यही खबर छपता रहे पूरी दुनिया में कि आज उस जगह पे लाठीचार्ज, आज उस जगह पे लाठीचार्ज, और देश में जितनी कंपनियां ये सोच रही कि हिंदुस्तान में जो है हम इन्वेस्टमेंट करने आए और सब भाग जाएं? क्या ये चाहते हैं सारे लोग? और अगर ये चाहते हैं तो ठीक है, फिर ऐसे ही होने दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।